नमस्कार। प्लेटो के रिपब्लिक पर मैं 3 डिटेल्ड वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आज के इस वीडियो में कुछ आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहले ये क्वेश्चंस देख लीजिए जिनके आंसर आपको आना ज़रूरी है, चाहे आपका एग्ज़ाम MCQs बेस्ड हो या फिर डिस्क्रिप्टिव हो। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ प्लेटोज थियोरी ऑफ एजुकेशन, यानी प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत क्या है। प्लेटो रिगार्ड्स एजुकेशन एज अ मीन्स टू अचीव जस्टिस, यानी प्लेटो मानता है शिक्षा को एक साधन न्याय प्राप्ति का, बोथ इंडिविजुअल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, और वो न्याय दोनों प्रकार का होना चाहिए, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार इंडिविजुअल जस्टिस कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी व्यक्तिगत न्याय को प्राप्त किया जा सकता है व्हेन ईच इंडिविजुअल डेवलप्स हिज और हर एबिलिटी, जब प्रत्येक व्यक्ति विकसित करता है अपना, यानी चाहे स्त्री हो या पुरुष, अपनी एबिलिटी को, अपनी क्षमता को टू द फुलेस्ट, यानी पूरी तरीके से। इन दिस सेंस, इस अर्थ में जस्टिस मीन्स एक्सीलेंस, न्याय का अर्थ होता है औदात्य, यानी श्रेष्ठता। फॉर द ग्रीक्स, यूनानियों के लिए, एंड प्लेटो, और प्लेटो के लिए, एक्सीलेंस इज वर्च्यू, यानी जो श्रेष्ठता है वही गुण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति को अपने अंदर एक्सीलेंस डेवलप करनी है, श्रेष्ठता विकसित करनी है। यदि व्यक्ति श्रेष्ठ होगा तो समाज ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ बन जाएगा और सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज प्लेटोज मोस्ट फेमस थियरी, प्लेटो का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है। हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन, उसका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली योगदान टू फिलोसफी, दर्शन में, वॉज द थियरी ऑफ फॉर्म्स, वो है उसका सिद्धांत फॉर्म्स का, आकृतियों का। इन बेसिक टर्म्स, यानी यदि हम मौलिक टर्म्स में बात करें, प्लेटोज थियरी ऑफ फॉर्म्स असर्ट्स, तो प्लेटो की जो थियरी ऑफ फॉर्म्स है वो ये कहती है दैट द फिजिकल वर्ल्ड इज नॉट रियली द रियल वर्ल्ड, कि भौतिक संसार वास्तव में वास्तविक संसार नहीं है। इंस्टेड, इसके बजाय, अल्टीमेट रियलिटी एग्जिस्ट बियॉन्ड आवर फिजिकल वर्ल्ड, जो वास्तविकता है, अंतिम वास्तविकता एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है हमारे भौतिक संसार के परे। तो जैसा जब आप पढ़ रहे थे मेरे साथ रिपब्लिक, वहाँ भी प्लेटो ने कहा था कि ये जो संसार है वो हमारे लिए एक केव की तरह है। उसने एलेगरी ऑफ द केव के माध्यम से व्यक्त किया है कि हम एक अंधेरी गुफा में हैं और हम इसी को वास्तविक समझते हैं, जबकि जब इससे बाहर आते हैं तब हमें वास्तविक संसार का आभास होता है, रियलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट इज प्लेटोज टू वर्ल्ड थियरी, प्लेटो का दो संसारों का सिद्धांत क्या है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि एक भौतिक संसार है और एक वास्तविक संसार है। चलिए यहाँ देखते हैं। प्लेटो बिलीव दैट देयर आर टू वर्ल्ड्स, प्लेटो का मानना था कि दो संसार हैं, आर वर्ल्ड, हमारा संसार, मैटेरियल वर्ल्ड जो कि भौतिक संसार है, एंड द रियल वर्ल्ड, और वास्तविक संसार यानी जो कि आइडियाज का संसार है। आवर वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हमारा जो भौतिक संसार है वो लगातार बदलता रहता है। एंड वी रिलाई ऑन आवर सेंसेस, और हम अपने इंद्रियों पर निर्भर होते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है। वेयर एज, जबकि द रियल वर्ल्ड, जो वास्तविक संसार है, इज इटर्नल, वो शाश्वत होता है, एंड अनचेंजिंग, और कभी परिवर्तित नहीं होता, एंड बेस्ड ऑन आइडियाज एंड नॉट सेंसेस, वो विचारों पर आधारित होता है, ना कि हमारी इंद्रियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द एलेगरी ऑफ द केव, एलेगरी ऑफ द केव के मुख्य पात्र कौन हैं। द प्राइमरी इंटरलोक्यूटर्स, जो मुख्य वक्ता हैं, आर सोक्रेटिस एंड ग्लूकॉन, वो सुकरात और ग्लूकॉन हैं। द एलेगरी ऑफ द केव इज अ नोटेबल पैसेज, एलेगरी ऑफ द केव एक उल्लेखनीय गद्यांश है या उल्लेखनीय भाग है इन द रिपब्लिक, रिपब्लिक का, इन विच द कैरेक्टर सोक्रेटिस प्रपोजेस, जिसमें कि जो पात्र सुकरात है वो ये प्रस्ताव रखता है दैट द मोस्ट बेसिक ओरिएंटेशन टुवर्ड द वर्ल्ड इज टुवर्ड अपीयरेंसेस, कि जो मुख्य
ओरिएंटेशन है, यानी यदि हम और जैसे आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जब आप बीए में आते हैं, तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। तो हम संसार से जब परिचित होते हैं तो हम किस चीज़ से परिचित होते हैं? अपीयरेंसेस से, यानी परछाइयों से, वास्तविकता से परिचित नहीं होते हैं। फिर देखिए 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एलेगरी ऑफ द केव? एलेगरी ऑफ द केव का मुख्य स्रोत क्या है? द एलेगरी ऑफ द केव कैन बी फाउंड इन बुक 7th ऑफ प्लेटोज बेस्ट नोन वर्क द रिपब्लिक। तो एलेगरी ऑफ द केव हमें कहाँ मिलती है? बुक 7th में मिलती है, प्लेटो के जो रचना है द रिपब्लिक में। द अ लेंथी डायलॉग, ये एक बहुत विस्तृत डायलॉग है ऑन द नेचर ऑफ जस्टिस, न्याय की प्रकृति पर। ऑफन रिगार्डेड एज अ यूटोपियन ब्लूप्रिंट, इसको माना जाता है रिपब्लिक को यूटोपियन, यूटोपिया आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं, यानी एक काल्पनिक जगह जहाँ सब कुछ अच्छा होता है। तो यूटोपियन ब्लूप्रिंट मतलब एक तरीके से प्लान कह सकते हैं आप, स्केच कह सकते हैं, एक नक्शा कह सकते हैं। तो काल्पनिक नक्शा है वो, या काल्पनिक तस्वीर है। द रिपब्लिक इज डेडिकेटेड टू अ डिस्कशन ऑफ द एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर, आना चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर अ फिलोसोफर किंग। तो रिपब्लिक डेडिकेटेड है यानी समर्पित है, एक डिस्कशन यानी एक वार्तालाप है, विचार विमर्श है कि जो फिलोसोफर किंग है यानी जो राजा होना चाहिए उसकी एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोस देखे हैं रिपब्लिक के, आपको याद होगा वहाँ प्लेटो कहता है कि जो बंदा बाहर आ गया है, केव से, गुफा से बाहर आ गया है, तो उसको वास्तविकता का ज्ञान हो गया कि गुफा के अंदर जो हमें दिख रहा था वो परछाइयाँ थीं, वो वास्तविक चीज़ें नहीं थीं। तो उस व्यक्ति को दोबारा जाना पड़ेगा उस गुफा के अंदर और बाकी लोगों को भी सच्चाई का एहसास कराना पड़ेगा। तो वो जो व्यक्ति है जिसको ज्ञान हो गया है वो फिलोसोफर है और वही बाकी लोगों का रूलर बनेगा, वो राजा बनेगा। तो ये जो राजा बनना है उसको ज्ञान होना चाहिए फिलॉसफी का, ये रिक्वायरमेंट है, ये आवश्यक है एक राजा के लिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हु डू द प्रिजनर्स रिप्रेजेंट इन द एलेगरी ऑफ द केव? तो एलेगरी ऑफ द केव में जो कैदी हैं, प्रिजनर्स हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी नुमाइंदगी करते हैं? द प्रिजनर्स रिप्रेजेंट ह्यूमंस। तो जो वहाँ कैदी हैं वो हम इंसानों की नुमाइंदगी करते हैं, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर पीपल हु आर इमर्स्ड, ऐसे लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो डूबे हुए हैं इन द सुपरफिशियल वर्ल्ड, सुपरफिशियल सतही संसार में, ऑफ अपीयरेंसेस यानी परछाइयों के सतही संसार में। जो कुछ भी इस संसार में हमें दिख रहा है वो अपीयरेंस है ना, और अपीयरेंसेस आर फ्रीक्वेंटली डिसेप्टिव, है ना। हम कहते हैं ना कि जो अपीयरेंसेस होती हैं, जो सामने दिखाई देता है, वो अक्सर धोखा होता है। तो यही प्लेटो का भी मानना है। तो ये सतही संसार में जो लोग खोए हुए हैं वो उन कैदियों की तरह हैं। पीपल हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू नो रियलिटी, लोग खो चुके हैं अपनी क्षमता सच्चाई जानने की, यथार्थ को जानने की। एंड द वर्ल्ड्स ऑथेंटिक नीड्स, और इस संसार की जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं उनको जानने की क्षमता लोगों में नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द मॉरल लेसन ऑफ द एलेगरी ऑफ द केव? तो एलेगरी ऑफ द केव का नैतिक सबक, नैतिक पाठ क्या है? द की लाइफ लेसन फ्रॉम प्लेटोज एलेगरी ऑफ द केव इज टू क्वेश्चन एवरी अजम्पशन यू हैव अबाउट द रियलिटी यू कॉल रियल, यानी हर चीज़ जो आप इस दुनिया में देख रहे हैं उस पर आप क्वेश्चन करें, सवाल करें कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये नैतिक पाठ है प्लेटो की एलेगरी का। दिस इज़ अ पावरफुल वे, ये एक बहुत शक्तिशाली तरीका है टू डेवलप, विकसित करने का, द स्किल यानी क्षमता, ऑफ थिंकिंग सोचने की, फॉर योर सेल्फ आपके अपने लिए, एंड डिस्कवरिंग योर ओन यूनिक सॉल्यूशंस टू एनी प्रॉब्लम, और किसी भी समस्या के अपने खुद के समाधान प्राप्त करने के
ये एक तरीका है। यानी हर चीज़ के बारे में जब आप सवाल करेंगे, खुद से सवाल करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, तो आपकी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डज द सन रिप्रेजेंट इन द एलेगरी ऑफ द केव। तो एलेगरी ऑफ द केव में सूरज किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? इन प्लेटोज एलेगरी ऑफ द केव, प्लेटो की एलेगरी ऑफ द केव में द सन रिप्रेजेंट्स, सूर्य प्रतिनिधित्व करता है ट्रुथ एंड अल्टीमेट नॉलेज, सत्य की और अल्टीमेट नॉलेज, जो अंतिम ज्ञान है, जो पूर्ण ज्ञान है, उसकी नुमाइंदगी करता है। इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट एंड ट्रुथ। तो जो सूर्य है वो प्रकाश का स्रोत है, सत्य का स्रोत है ना। आइडिया ऑफ द गुड उसको नाम दिया है। जब पिछले वीडियोस में अगर आपने देखे तो याद होगा आपको, आइडिया ऑफ द गुड, तो उसकी नुमाइंदगी सूर्य करता है। And it is only when the prisoners in the cave are exposed to the sunlight that they are able to understand reality. और गुफा के अंदर के कैदी जब एक्सपोज होते हैं सनलाइट के प्रति, यानी सूरज की रोशनी में जब वो आते हैं, तभी उनको वास्तविकता का ज्ञान होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट डज द एलेगरी ऑफ द केव सिंबलाइज। एलेगरी ऑफ द केव किस चीज़ का प्रतीक है? प्लेटो यूजेस द केव एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ देना था सिंबॉलिक के बाद। तो प्लेटो ये जो केव है उसको एक प्रतीक के रूप में, प्रतीकात्मक रिप्रेजेंटेशन या प्रस्तुति के रूप में प्रयोग करता है ऑफ हाउ ह्यूमन बिगिंस लाइफ इन द वर्ल्ड। अच्छा, ह्यूमन बींग्स लिव इन द वर्ल्ड। देखिए तो आंखें जा रही हैं कि ह्यूमन बींग्स इस दुनिया में कैसे रहते हैं, इस चीज़ की नुमाइंदगी करता है। और कंट्रास्टिंग रियलिटी वर्सेस आर इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, और वो विरोधाभास दिखाता है कि वास्तविकता क्या है और हम उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, किस तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। दीज टू आइडियाज रिफ्लेक्ट द टू वर्ल्ड्स इन द स्टोरी। तो ये दो जो ख्याल हैं वो इस कहानी के दो संसारों को प्रतिबिंबित करते हैं, द वर्ल्ड इनसाइड द केव एंड द वर्ल्ड आउटसाइड। तो एक तो गुफा के अंदर का संसार है और एक गुफा के बाहर का संसार है ना। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हमारे आसपास है, वो गुफा के अंदर का संसार है, और जो विचारों की दुनिया है, आइडियाज़ की दुनिया है, वो गुफा के बाहर का संसार है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट इन प्लेटोज रिपब्लिक बुक 7। तो प्लेटो के रिपब्लिक की 7वीं पुस्तक का मुख्य आर्ग्यूमेंट क्या है, यानी उसकी मुख्य आइडिया क्या है, कंसेप्ट क्या है, थीम क्या है? द गोल ऑफ एजुकेशन इज टू ड्रैग एवरी मैन एज फार आउट ऑफ द केव एज पॉसिबल। तो यहाँ शिक्षा का उद्देश्य दिखाया गया है कि भाई उस गुफा में हम लोग बैठे हुए हैं, तो शिक्षा का उद्देश्य यह है कि उस अंधेरी गुफा से हमको जितना दूर घसीट कर ला सके एजुकेशन, उतना उसको लाना है। एजुकेशन शुड नॉट एम एट पुटिंग नॉलेज इनटू द सोल। एजुकेशन का, शिक्षा का उद्देश्य हमारी आत्मा के अंदर ज्ञान को रखना नहीं है, बट एट टर्निंग द सोल टूवर्ड्स राइट डिजायर्स, बल्कि हमारी आत्मा को सही इच्छाओं की ओर मोड़ना है। तो वहाँ पर एक तर्क आया भी था, यानी जब आप रिपब्लिक पढ़ रहे थे तो प्लेटो कहता है कि भाई जिस सोल में पहले से ज्ञान नहीं है उसमें आप ज्ञान नहीं रख सकते, है ना। और मैंने आपको बताया भी था कि सभी को टीचर एक तरीके से पढ़ाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ग्रेस्प करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो जिन्होंने अच्छे से ग्रेस्प किया है उनकी आत्मा में पहले से एक कैपेबिलिटी है, तो वो कैपेबिलिटी आप नहीं दे सकते, है ना। तो अब ये क्या है कि ज्ञान रखना उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि सही दिशा की ओर मोड़ना उसका उद्देश्य है। What is the main message of the allegory of the cave? तो 11th क्वेश्चन है कि allegory of the cave का मुख्य संदेश क्या है? The main idea of this allegory is the difference between people who simply experience their sensory experiences. तो इस allegory का
जो मुख्य विचार है, मुख्य संदेश है, वो ये डिफरेंस दिखाता है उन लोगों के बीच जो संसार को अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस यानी अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, एंड कॉल दैट नॉलेज, और उसी को ज्ञान कहते हैं, एंड दोज हु अंडरस्टैंड रियल नॉलेज बाय सीइंग द ट्रुथ। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास वास्तविक ज्ञान होता है, जो सच्चाई को देख पाते हैं। तो उन दोनों के बीच में अंतर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट आर द सेंट्रल क्वेश्चंस इन द रिपब्लिक। तो केंद्रीय प्रश्न क्या हैं रिपब्लिक में? द टू सेंट्रल क्वेश्चंस इन प्लेटोज द रिपब्लिक आर what is justice and what is the relationship of justice to happiness। कि न्याय क्या है और न्याय का प्रसन्नता से क्या संबंध है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, what is the main idea of Plato's Republic बुक 7। तो प्लेटो के रिपब्लिक की बुक 7 का मुख्य केंद्र बिंदु या मुख्य विचार बिंदु क्या है? In book 7, Socrates presents the most beautiful and famous metaphor in Western philosophy। तो बुक 7 में सोक्रेटिस हमारे सामने प्रस्तुत करता है जो पाश्चात्य दर्शन है उसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रूपक, द एलेगरी ऑफ द केव, जिसका टाइटल है एलेगरी ऑफ द केव। दिस मेटाफर इज मेंट टू इलस्ट्रेट द इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन ऑन द ह्यूमन सोल। तो ये रूपक हमारे सामने प्रस्तुत करता है, हमें दिखाता है उदाहरण के तौर पर कि इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है शिक्षा का इंसान की आत्मा पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज द एलेगरी ऑफ द केव। एलेगरी ऑफ द केव क्या है? द एलेगरी ऑफ द केव इज अ सोक्रेटिक डायलॉग। तो ये सोक्रेटिस का एक डायलॉग है रिकॉर्डेड बाय ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो, जिसको कि यूनानी दार्शनिक प्लेटो के द्वारा लिखित किया गया है, मतलब लिखा गया है। प्लेटो वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। तो सुकरात का एक शिष्य था प्लेटो, एंड वन ऑफ द फ्यू पीपल, और उन चंद लोगों में से एक था, टू राइट डाउन, जिन्होंने लिखा है सम ऑफ हिज मैनी टीचिंग्स, यानी उसकी बहुत सारी शिक्षाओं में से कुछ को लिखा है। यानी सोक्रेटिस ने बहुत कुछ पढ़ाया, लेकिन कोई बुक उसने खुद नहीं लिखी, उसके शिष्यों ने कुछ किताबें लिखी हैं जिनमें खासकर प्लेटो था, विच वर इवेंचुअली कंपाइल्ड इनटू देयर ओन बुक्स, यानी जो बाद में उनके शिष्यों की पुस्तकों के रूप में कंपाइल की गई। द रिपब्लिक इज वन सच बुक, ऐसी ही एक पुस्तक है रिपब्लिक, कंटेनिंग द एलेगरी ऑफ द केव, जिसके अंदर एलेगरी ऑफ द केव है अ डायलॉग बिटवीन सोक्रेटिस एंड प्लेटोज ब्रदर ग्लूकॉन, जो कि सोक्रेटिस और प्लेटो के भाई ग्लूकॉन के बीच में एक संवाद है। तो हालांकि ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप पूरी कहानी लिख दीजिएगा, एलेगरी ऑफ द केव क्या है, पढ़ चुके हैं आप इतना मेरे साथ, तो उन 3 वीडियोज़ में पूरी कहानी आ चुकी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप पूरा लिख दीजिएगा, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में इतना काफ़ी है। फिर देखिए, व्हाट इज़ एन एलेगरी। एलेगरी क्या होती है? एलेगरी पर एक अलग से वीडियो है, यानी एक कहानी जो आपको सामने दिख रही होती है और एक उसका छिपा हुआ मीनिंग होता है एलेगरी में। जैसे अगर आपने एनिमल फार्म पढ़ा है, मैंने उसको पूरा अपलोड किया है उसके, तो वहाँ जो छिपा हुआ मीनिंग है वो बोल्शेविक क्रांति का है, यानी जो रशियन रिवॉल्यूशन थी वो उसका छिपा हुआ मीनिंग है, और एनिमल फार्म उसका सुपरफिशियल यानी सतही अर्थ है जो हमें सामने दिखाई देता है। तो वो एक बहुत अच्छी एलेगरी का एग्जाम्पल है। एलेगरी क्या है, चलिए यहाँ देखते हैं। द वर्ड एलेगरी कम्स फ्रॉम द लैटिन एलेगोरिया मीनिंग स्पीकिंग टू इम्प्लाई समथिंग एल्स। तो लैटिन भाषा के शब्द एलेगोरिया से आया है, जिसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा बोलें जिसका तात्पर्य अलग हो। An allegory represents a larger point about society or human nature through a simple story। तो एलेगरी प्रस्तुत करता है एक विस्तृत बिंदु अबाउट सोसाइटी, समाज के बारे में, और ह्यूमन नेचर या फिर इंसानी प्रकृति के बारे में, थ्रू अ सिंपल स्टोरी, एक सरल कहानी के माध्यम से, इन विच, जिसमें कि डिफरेंट कैरेक्टर्स, अलग अलग पात्र, में रिप्रेजेंट रियल लाइफ फिगर्स।
तो वास्तविक जीवन के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, सिचुएशंस इन द स्टोरी, जो कहानी की सिचुएशंस होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, में वो इको करती हैं, यानी प्रतिध्वनित करती हैं स्टोरीज, कहानियों को, फ्रॉम हिस्ट्री, इतिहास की, और मॉडर्न डे लाइफ, या फिर आधुनिक जीवन की, विदाउट एवर एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग दिस कनेक्शन, बिना स्पष्ट तौर पर इस संबंध को बोले हुए। तो एनिमल फार्म में कहीं भी नहीं बताया है कि ये रशियन रिवॉल्यूशन को दिखाता है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं और साथ में अगर हम इतिहास को पढ़ें तो हमें दिखेगा कि वो हिस्ट्री को ही इको कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट इज प्लेटोज थियरी ऑफ द सोल? प्लेटो का आत्मा का सिद्धांत क्या है? प्लेटोज थियरी ऑफ द सोल एनालाइजेज द सोल इन टर्म्स ऑफ 3 पार्ट्स। तो प्लेटो ने जो आत्मा का सिद्धांत दिया है उसमें विश्लेषण करता है कि आत्मा के 3 भाग होते हैं। Plato's tripartite soul is meant to act as a reflection of the city। तो ये जो 3 भाग हैं प्लेटो के आत्मा के, यानी जो शरीर है वो एक तरीके से एक सिटी की तरह है ना, जो विस्तृत रूप में वो सिटी स्टेट, जो राज्य है, जो राष्ट्र है, उसका प्रतिबिंब है। which Plato uses to prove the idea of justice and question the best rulership of both a city and a person। तो यानी बेस्ट रूलरशिप कैसी होनी चाहिए, यानी सबसे अच्छे तरीके से कैसे शासन किया जाना चाहिए, एक व्यक्ति अपने आप को कैसे संभाले, अपने ऊपर कैसे शासन करे, और दूसरी तरफ जैसे एक व्यक्ति खुद के ऊपर शासन करेगा वैसे ही सिटी स्टेट के ऊपर भी शासन होगा। यानी जो 3 भाग दिखाए हैं आत्मा के, जहाँ एक और तो हमारी एनिमल प्रवृत्तियाँ होती हैं हमारे अंदर, जो पार्श्विक प्रवृत्तियाँ होती हैं, जानवरों की जैसी प्रवृत्तियाँ होती हैं, खाना पीना, सोना और लालच, तो वो सारी प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो हमारे अंदर भी विद्यमान होती हैं। दूसरी तरफ हमारी पैशंस होती हैं, हमारी इमोशंस होती हैं, और फिर हमारा ब्रेन होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनमें से जो भी हमारे ऊपर हावी होती है, जो भी डोमिनेट करती है हमारी पर्सनैलिटी को, हम उसी तरीके के हो जाते हैं। तो प्लेटो का मानना है कि जो ब्रेन है, यानी जो हमारी इंटेलेक्ट है, उसको रूल करना चाहिए। तो जब इंडिविजुअल के ऊपर ब्रेन रूल करेगा, इंटेलेक्चुअल होगा मनुष्य, तो ऑब्वियसली जो शासन होगा शहर का, वो सिटी स्टेट्स होते थे यूनान में, तो जो गणराज्य आप बोल सकते हैं, कॉमनवेल्थ आप उसको बोल सकते हैं, तो उसका शासन भी ऑटोमेटिकली इंटेलेक्चुअल होगा, बौद्धिक होगा। तो हम कहाँ थे? इन शॉर्ट, यानी संक्षेप में अगर कहें तो, अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्राइपार्टाइट सोल, यानी अगर हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं 3 भागों को, आत्मा के 3 भागों को, शुड लीड टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्डर एंड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। तो हम अच्छे से समझ पाएंगे एक सुव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था को और एक सुव्यवस्थित व्यक्ति को, है ना। तो अगर व्यक्ति की आत्मा संतुलित है, आत्मा बैलेंस्ड है, तो व्यक्ति भी बैलेंस्ड होगा, उसका व्यक्तित्व भी बैलेंस्ड होगा, और ऐसे व्यक्तियों से बना हुआ समाज भी बैलेंस्ड होगा, व्यवस्थित होगा, संतुलित होगा। फिर देखिए, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सोल। तो आत्मा के भाग कौन कौन से हैं, वो ये इसी में शामिल हो सकता था, लेकिन चलिए अलग क्वेश्चन आ गया। द पार्ट्स ऑफ द सोल इन प्लेटोज थियरी। तो प्लेटो के सिद्धांत में जो आत्मा के भाग हैं, इंक्लूड अ पार्ट दैट डील्स विद एपिटाइट्स, अ पार्ट दैट इज स्पिरिटेड एंड अ रैशनल पार्ट। तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आपको बताए थे तीनों चीज़ें, कि एक तो वो भाग है हमारी आत्मा को जो एपिटाइट्स से संबंधित है, यानी जो जानवरों में होती हैं प्रवृत्तियाँ, उनको भूख लगती है, वो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, और जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं वो सब कुछ वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो सिमिलर हैं उस पार्ट पे तो हम जानवरों के। तो
तो एक वो भाग है हमारी आत्मा का एपिटाइट से रिलेटेड, अ पार्ट दैट इज स्पिरिटेड, और एक वो भाग है जो स्पिरिट्स से रिलेटेड है, यानी जो हमारी पैशंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनसे रिलेटेड है स्पिरिटेड, और एंड अ रैशनल पार्ट, और एक तीसरा है जो रैशनल पार्ट है, यानी हमारा इंटेलेक्चुअल पार्ट है, हमारा ब्रेन है। तो ये तीसरा भाग है। अच्छा, ये जो इमोशंस जानवरों में भी होती है ना, जैसे हमारे साथ कुछ दिन अगर कोई जानवर रह लेता है तो वो हमसे अटैच्ड हो जाता है, तो थोड़ी इमोशंस उसके अंदर भी होती हैं, हमसे प्यार करने लगता है, लेकिन इंसानों में थोड़ी ज़्यादा होती हैं। और रैशनल पार्ट ये इंसानों में एक्सेप्शनल होता है, जानवरों में उतना नहीं होता। तो यहाँ हम जानवरों के बराबर हैं, लेकिन यहाँ रैशनल पार्ट पर हम जानवरों से ऊपर हैं। तो यही डोमिनेंट होना चाहिए जो हमें जानवरों से अलग करता है। द एपिटेटिव पार्ट डील्स विद बॉडी डिजायर्स, तो जो हमारे शरीर की इच्छाएं हैं वो एपिटेटिव पार्ट हुआ। द स्पिरिटेड पार्ट डील्स विद पैशंस, और जो हमारा स्पिरिट वाला पार्ट है वो हमारी पैशंस, हमारी भावनाओं से संबंधित है। दैट आर नॉट स्ट्रिक्टली एम्बडीड, यानी जो कि एम्बडीड कह सकते हैं आप, जिनको विजिबल फॉर्म नहीं दिया गया, तो वो विजिबल फॉर्म में नहीं होती ना पैशंस हमारी, हमारे माध्यम से ही तो एक्सप्रेशन उनको मिलता है। जैसे एंगर है तो हमें गुस्सा आ रहा है, ये हमारे शरीर के माध्यम से ही तो अभिव्यक्त होता है, हमारी भौहें सिकुड़ जाती हैं, चेहरा तमतमा जाता है, दांत ही मिसमिसाने लगते हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं, तो वो पैशंस एम्बॉडीड मतलब हम उनको प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, द रैशनल पार्ट सीक्स ट्रुथ एंड यूजेस लॉजिकल थिंकिंग, जो तीसरा तार्किक भाग है वो सत्य की तलाश करता है, और लॉजिकल माने तार्किक, थिंकिंग माने विचार, तो तार्किक विचारों को वो प्रयोग करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सोल। तो यही हो गया जब जो अभी बताया गया है कि 3 प्रकार की आत्माएं क्या हैं। ये 3 प्रकार की आत्माएं क्या, एक आत्मा हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, तो ये तीनों टाइप्स ऑफ सोल हम सबके अंदर होते हैं। द 3 टाइप्स ऑफ सोल डील विद द 3 पार्ट्स, तो जो 3 प्रकार की आत्माएं हैं वो 3 भागों से संबंधित हैं। अ सोल रूल्ड बाय द एपिटेटिव पार्ट, तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो कि एपिटेटिव पार्ट से रूल्ड होते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य ही है खाना पीना सोना, है ना, लालच कूट कूट के भरा होता है, इसके हिस्से का भी खा जाएं, उसके हिस्से का भी लूट लें, तो वो एपिटेटिव पार्ट है। इज इनकॉन्स्टेंट एंड डेंजरस, ये सही में बड़ा इनकॉन्स्टेंट माने अस्थिर होता है और बड़ा खतरनाक होता है, बिकॉज ईच डिजायर डोमिनेट्स द एंटायर सोल विदाउट लिमिट, क्योंकि प्रत्येक इच्छा हमारी आत्मा को डोमिनेट करती है विदाउट लिमिट, बिना लिमिट के, है ना। जैसे हमारे अंदर अगर पैसे का लालच पैदा हो जाए, पैसा जरूरी है, हम भी माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन जब आपके अंदर अकूत धन प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है तो फिर क्या करते हैं आप, लूटते हैं, खसोटते हैं, रिश्वत लेते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं लोगों के साथ, इस खाते में पैसा उस खाते में पैसा, और यहाँ के सारे खाते भर गए तो स्विस बैंक में अकाउंट। तो ये जब आपको रूल करने लगता है तब बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। फिर है द स्पिरिटेड पार्ट ऑफ द सोल इज़ नॉट एज डेंजरस, तो हमारा जो स्पिरिटेड पार्ट है यानी हमारे जो इमोशंस हैं आत्मा में वो उतनी खतरनाक नहीं होती हैं, बट इट इज़ नॉट फुली कोहेरेंट एंड हार्मोनाइज्ड, लेकिन ये भी पूरी तरीके से कोहेरेंट और हार्मोनाइज्ड, यानी हार्मनी क्या होती है, एक लयबद्धता होती है। तो अगर आप ज़्यादा पैशनेट हैं तो कई बार आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं। मान लीजिए अगर आपके अंदर पैशन है लोगों की मदद करने की, है ना, लोगों के साथ अच्छा करने की, इंसानियत से मोहब्बत करने की, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं। लेकिन कई बार जो आपकी पैशंस हैं, मान लीजिए आपके अंदर गुस्सा बहुत है ना, ईर्ष्या बहुत है, ये भी तो आपकी
पैशंस ही हैं, ये भी तो आपकी इमोशंस ही हैं। आप ओवर एम्बिशियस हैं, जैसे हम सभी के अंदर एक हेमलेट रहता है, हम सभी के अंदर एक मैकबेथ रहता है, हम सभी के अंदर एक किंग लियर रहता है जो हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहता है, ये सुनना चाहता है कि भाई सबसे ज़्यादा मोहब्बत हम आपसे ही करते हैं। हम सब के अंदर एक ओथेलो रहता है ना, ईर्ष्या होती है कि भाई मेरी बीवी है, कोई दूसरा देखे ना पलट के, है ना, या मेरा हस्बैंड है, मेरा आशिक है, उसको पलट के कोई दूसरा ना देखे। तो ये सारी पैशंस हमारे अंदर भी होती हैं। तो कभी कभी ये बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं, जैसे एपिटाइट्स बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं, वैसे ही कभी कभी पैशंस बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं, बिकॉज द पैशंस हैव नो ओवर आर्किंग गाइड। क्योंकि ओवर आर्किंग आप कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, तो उसको कभी कभी क्या होता है कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव गाइड नहीं मिलता, पथ प्रदर्शक नहीं मिलता, उनको प्रॉपर चैनल नहीं मिलता, तो ये भी कभी कभी ख़तरनाक होती हैं। अब जो तीसरा पार्ट है, द सोल रूल्ड बाय रीजन, जब आत्मा पर रीजन का, आपके ब्रेन का, आपकी तर्क शक्ति का, आपकी बुद्धि का, विवेक का, आपके डिस्क्रिशन का शासन होता है, तो हाउएवर किंतु जब आत्मा पर तर्क का शासन होता है, इज फुल्ली हार्मोनाइज्ड, पूरी तरीके से संगठित होता है, समन्वित होता है, लयबद्ध होता है, एंड जस्ट और न्याय संगत होता है। तो जब आप बुद्धि विवेक से काम लेते हैं तब आप न्याय संगत होते हैं, समन्वित होते हैं। इट्स एक्सपीरियंसेस डिज़ायर्स एंड पैशंस, तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर डिज़ायर्स नहीं होती, पैशंस नहीं होती, हम सभी के अंदर होती। इंसान हैं तो हमारे अंदर इच्छाएं तो होंगी ही, एपिटाइट्स तो हमारे अंदर होंगी ही, पैशंस हमारे अंदर होंगी ही, गुस्सा होगा ही, ईर्ष्या होगी ही, बट लेकिन ओनली इन द प्रॉपर अमाउंट्स, सही मात्रा में होते हैं, एंड फॉर द सेक ऑफ रैशनल एंड्स, और वो तार्किक उद्देश्यों से होते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ जो बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, तो वो सब भी उनमें ये सब कुछ शामिल है ना। आप धर्म है, आप धार्मिक कार्य करेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे, हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, वो सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं होता, है ना। जैसे आपका एक पुत्र के नाते धर्म होता है, एक पति के नाते धर्म होता है, एक पुत्री के नाते धर्म होता है, पति के नाते, पत्नी के नाते, तो वो धर्म है। अर्थ वहीं पैसा कमाना है ना, तो पैसे की, जैसे मैंने आपको बताया, ज़रूरत होती है हमें अपनी लाइफ में, तो वो भी आपका एक पुरुषार्थ है, आपको करना होता है। काम है, आपको अपनी संतति आगे बढ़ानी है, अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है, तो काम भी ज़रूरी है। उसके बाद मोक्ष यानी साल्वेशन भी आपकी आत्मा को चाहिए। तो ये 4 पुरुषार्थ इसीलिए हमारी संस्कृति में दिए हुए हैं, है ना। रैशनल एंड्स होते हैं उनके, तार्किक उद्देश्य होते हैं उनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज प्लेटोज आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग्स। तो प्लेटो का जो कंसेप्ट है फिलोसोफर किंग्स का, यानी दार्शनिक राजाओं का, वो क्या है। प्लेटो इज नोन फॉर हिज यूनिक कंसेप्ट, प्लेटो को जाना जाता है अपने अद्वितीय कंसेप्ट के लिए, ऑफ द फिलोसोफर किंग्स, यानी दार्शनिक राजाओं के। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसकी संकल्पना के बारे में, इसकी इस कंसेप्ट धारणा के बारे में। और प्लेटो डेमोक्रेसी के सख्त खिलाफ है। आज का जो बेस्ट रूल माना जाता है, जो सबसे अच्छा शासन माना जाता है, डेमोक्रेसी को माना जाता है, पूरे विश्व में उसी को स्वीकार किया जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, और आपको याद रखना है कि प्लेटो डेमोक्रेसी के सख्त खिलाफ था, यानी किसी को भी चुन दिया और वो राजा बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पुट फॉरवर्ड इन हिज पॉलिटिकल थॉट, यानी जो उसने अपने राजनीतिक विचारधारा में प्रस्तुत किया है फिलोसोफर किंग्स का कंसेप्ट। ही प्रिस्क्राइब दैट द रेंस ऑफ गवर्नमेंट, उसने बताया है कि जो रेन माने लगाम होती है, ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की लगाम, शुड रिमेन, रहनी चाहिए, विद अ वेरी स्मॉल क्लास ऑफ फिलोसोफर किंग्स, यानी बहुत छोटे वर्ग के हाथों में, जो कि फिलोसोफर किंग्स का वर्ग है, यानी दार्शनिक राजाओं का वर्ग है। हु रिप्रेजेंट रीजन, जो कि तर्क की नुमाइंदगी करते हैं, तर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। द इंडस्ट्रियल फोर्सेस, यानी जो औद्योगिक ताकतें हैं, वुड प्रोड्यूस, वो पैदा करती हैं, यानी लोगों के लिए भोजन पैदा करती हैं, समाज के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उन सभी चीज़ों का उत्पादन करती हैं। बट दे वुड नॉट रूल, लेकिन
उनका शासन नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं कहीं होता है ना, धनिक वर्ग का शासन होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। उनका काम है उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, लोगों का पेट भरना, लोगों की ज़रूरतें पूरी करना, लेकिन उनका काम शासन करना नहीं है। दूसरी ओर द मिलिट्री फोर्सेस, यानी जो सैनिक ताकतें हैं, वुड प्रोटेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, प्रोटेस्ट नहीं, प्रोटेक्ट। तो जो सैनिक ताकतें हैं उनका काम है सुरक्षा करना। जैसे कई जगह सैनिक शासन है ना, बहुत सारे देशों में है सैनिक शासन, तो उनका काम, सैनिकों का काम सुरक्षा करना है। बट दे वुड नॉट रूल, लेकिन वो शासन नहीं करेंगे, उनका काम शासन करना नहीं है, सुरक्षा करना है। द फोर्सेस ऑफ नॉलेज एंड साइंस एंड फिलोसफी, लेकिन जो ताकतें हैं ज्ञान की, विज्ञान की, दर्शन की, वुड बी नरिश्ड, उनको, उनका पालन पोषण होना चाहिए, एंड प्रोटेक्टेड, उनका संरक्षण होना चाहिए, एंड दे वुड रूल, और वही शासन करेंगे। यानी शासन ज्ञान का होना चाहिए, ना कि पैसे का, ना कि पावर का। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। अब थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द रिपब्लिक इज पेन्ड बाय, तो आपको मालूम ही है रिपब्लिक को प्लेटो ने लिखा है, सामने आंसर्स दे भी रखे हैं। द रिपब्लिक वॉज ओरिजिनली रिटन इन, तो मौलिक रूप से रिपब्लिक ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था, यूनानी भाषा में लिखा गया था। द ग्रीक टाइटल ऑफ द रिपब्लिक, तो जो यूनानी शीर्षक था रिपब्लिक का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिया था। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द रिपब्लिक कंटेन्स, तो रिपब्लिक में है 10 बुक्स, 10 किताबों में विभक्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द रिपब्लिक इज अ, तो रिपब्लिक सोक्रेटिक डायलॉग है, यानी सोक्रेटिस का संवाद है। सोक्रेटिस का तरीका था क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ाने का, कहीं भी शुरू हो जाता था, उस शिष्य सवाल पूछते थे, वो जवाब देता था, वो सवाल पूछता था, शिष्य जवाब देते थे, तो ये संवाद हुआ करता था, डायलॉग मेथड हुआ करता था। तो ये एक तरीके से सोक्रेटिक डायलॉग है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द टाइटल ऑफ बुक 7 इज, तो जो 7th बुक है रिपब्लिक की, उसका टाइटल, यहाँ जो ऑप्शंस हैं उनमें द एलेगरी ऑफ द केव है। वैसे जब आप सर्च करते हैं बुक 7th को देखते हैं तो थोड़ा सा और विस्तृत है इसका टाइटल, एलेगरीज ऑफ द सन, डिवाइडेड लाइन एंड केव, इस तरीके से है। तो आप उसको द एलेगरी ऑफ द केव भी कह सकते हैं, और इस तरीके से भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको इसे मार्क करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बुक 7 डील्स विद, तो बुक 7 का संबंध है किससे, एजुकेशन से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द रिपब्लिक मेनली डील्स विद, तो रिपब्लिक मुख्यतया किससे संबंधित है, जस्ट सिटी एंड जस्ट मैन, यानी न्याय संगत सिटी, मतलब जैसा मैंने आपको बताया यूनान सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था। जैसे आपको मालूम ही है भारत जो था वो भी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, वैसे ही यूनान छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में, नगर राज्यों में विभाजित था। तो न्याय संगत सिटी स्टेट और जस्ट मैन, और न्याय संगत व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द टाइटल द रिपब्लिक हैज़ बीन डराइव्ड फ्रॉम, तो ये जो शीर्षक है द रिपब्लिक कहाँ से लिया गया है, क्योंकि आप पहले देख चुके हैं कि रिपब्लिक का टाइटल यूनानी भाषा में ये नहीं था, पॉलिटिया था, उसकी स्पेलिंग ज़रूर देख लीजिएगा, POLITEIA, और ये जो टाइटल लिया गया है वो सिसरो के डी रिपब्लिका से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, इन द रिपब्लिक हु डिस्कसेस द इश्यूज, तो रिपब्लिक में कौन इश्यूज को डिस्कस करता है, सोक्रेटिस है। फिर द रिपब्लिक इज अबाउट एन, तो रिपब्लिक किस बारे में है, आइडियल कॉमनवेल्थ के बारे में है। वैसे इसका जवाब आइडियल सिटी भी हो सकता था, आइडियल सिटी स्टेट होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटो रोट, प्लेटो ने लिखे हैं 35 डायलॉग्स लिखे हैं। फिर है द एकेडमी वॉज फाउंडेड बाय, एकेडमी की स्थापना किसने की थी, प्लेटो ने की थी, सोक्रेटिस ने कोई एकेडमी स्थापित नहीं की थी। और जो प्लेटो का शिष्य था अरिस्टोटल, उसने लीसियम की स्थापना की थी। फिर
14th क्वेश्चन देखिए, प्लेटो वॉज डिसिपल ऑफ, प्लेटो किसका शिष्य था? सोक्रेटिस का था। और प्लेटो का शिष्य अरिस्टोटल था, वो भी याद रखिएगा, यहाँ अरिस्टोटल का नाम आ गया है ना कई बार, तो आप याद रखिएगा। और अरिस्टोटल का शिष्य वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो इनको याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट डज सोक्रेटिस मीन बाय द एलेगरी ऑफ द केव? तो एलेगरी ऑफ द केव से सोक्रेटिस का तात्पर्य वो ये दिखाना चाहता है द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन द सोल, कि आत्मा पर शिक्षा का क्या प्रभाव होता है, तो यहाँ डी ऑप्शन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, हु प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ फॉर्म्स? तो फॉर्म्स का सिद्धांत किसने दिया था? प्लेटो ने दिया है। फिर एरिस्टोटल वॉज द डिसिपल ऑफ, एरिस्टोटल किसका शिष्य था? प्लेटो का, आ ही गया, मैं पहले से बोल रही थी। फिर देखिए, प्लेटो वॉज बॉर्न इन, प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। फिर सिंपोजियम इज ऑथर्ड बाय, सिंपोजियम किसने लिखा है? वो भी प्लेटो ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू प्लेटो? प्लेटो के अनुसार ज्ञान के 4 स्तर कौन कौन से हैं? इमेजिनेशन, बिलीफ, और तीसरा थॉट, या फिर आप इसको इंट्यूशन कह सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 21, प्लेटो पुट्स एम्फेसिस ऑन, प्लेटो किस बात पर जोर देता है, किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देता है, किसकी शिक्षा पर ज़्यादा जोर देता है? मैथमेटिक्स। तो वो जो डिटेल्ड वीडियो है वहाँ तक हम बात कर भी चुके थे मैथमेटिक्स के बारे में। और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन एस्पेक्ट ऑफ द सोल बाय प्लेटो? तो प्लेटो के द्वारा इनमें से कौन सा एक एस्पेक्ट, एक पहलू नहीं है आत्मा का? तो इसमें इमोटिव पार्ट, तो उसने जो 3 पार्ट दिखाए, हालांकि ये भी उसी में शामिल है, लेकिन जो नाम दिए गए हैं वो एपिटेटिव पार्ट है, स्पिरिटेड पार्ट है, और रैशनल पार्ट है। फिर देखिए 23rd क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, सोक्रेटिस के अनुसार व्हाट इज अल्टीमेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर द फिलोसोफर किंग? तो जो दार्शनिक राजा है उसके लिए अध्ययन का अंतिम विषय क्या है? तो वो है द फॉर्म ऑफ गुड, अच्छाई का रूप, और उसका सिंबल सन को माना गया है, अच्छाई का जो प्रतीक है वो सूरज को माना गया है। फिर द फॉर्म ऑफ गुड हैज़ बीन कंपेयर टू, हाँ तो ये आ भी गया, देखिए कि फॉर्म ऑफ गुड को की तुलना की गई है सूर्य से, सूर्य अच्छाई का प्रतीक है। फिर देखिए, व्हाट इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी, यानी जो संज्ञानात्मक या ज्ञान संबंधी एक्टिविटी हैं, क्रियाकलाप हैं, उसका निम्नतम स्तर, सबसे नीचे का स्तर कौन सा माना गया है? वो इमेजिनेशन माना गया है। 4 स्तर अभी बात हुई थी ना क्वेश्चन नंबर 20 में, 4 स्तर बताए गए थे, तो निम्नतम स्तर उसमें इमेजिनेशन है, और सबसे ऊपर का स्तर अंडरस्टैंडिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हु आर सोक्रेटिस, ग्लूकॉन, एडिमेंटस, सेफालस, और ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, पोलेरमार्कस और थ्रेसिमेकस, ये सब कौन हैं? इंटरलोक्यूटर्स इन द रिपब्लिक, यानी रिपब्लिक में वक्ता हैं। फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटो द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ फिलोसोफर इज, तो प्लेटो के अनुसार जो मौलिक चरित्र है एक दार्शनिक का, वो क्या है? विजडम है, बुद्धिमानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट इज, यानी राज्य का उद्देश्य है गुड लाइफ, अच्छा जीवन, यानी अपने नागरिकों को अच्छा जीवन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 29, प्लेटोज द रिपब्लिक कंटेन्स हिज आइडियाज अबाउट, तो प्लेटो के रिपब्लिक में उसके विचार किस बारे में हैं? जस्टिस, न्याय के बारे में भी है, थियरी ऑफ स्टेट के बारे में भी है, थियरी ऑफ एजुकेशन, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब रहेगा। लो, फ्रैंकेस्टीन आ गया और फ़ोन गिरा गया, हॉरर मूवी, चलिए बीच में फ़ोन गिर गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, फिलोसोफर, प्लेटोज फिलोसोफर किंग इज़, तो प्लेटो का फिलोसोफर किंग है अ किंग हु इज़ लाइक अ फिलोसोफर, यानी एक राजा जो कि एक दार्शनिक की तरह है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, प्लेटो डिवाइडेड सोसाइटी इनटू,
प्लेटो ने समाज को बांटा है फिलोसोफर्स, सोल्जर्स, वर्कर्स। तो अभी पीछे आया था ना कि जो वर्कर्स हैं वो प्रोडक्शन का काम करते हैं लेकिन रूल नहीं करना है उनको, और सोल्जर्स हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उनको भी रूल नहीं करना है। रूल किसको करना है? फिलोसोफर्स को करना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू प्लेटोज स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो प्लेटो का जो स्कीम है, प्लान है एजुकेशन का, उसमें हायर एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ, उच्च शिक्षा में क्या क्या शामिल है? तो उच्च शिक्षा में वहाँ लॉजिक, मैथमेटिक्स यानी लॉजिक तर्क शास्त्र होता है, मैथमेटिक्स गणित होता है, ज्योमेट्री ज्यामिति बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू प्लेटो हायर एजुकेशन स्टार्ट्स एट द एज ऑफ। तो प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा प्रारंभ होती है किस उम्र में? 20 की उम्र में, यानी 20 साल की अवस्था में। तो ये थे आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं बाद में अपलोड करूँगी, अभी आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आपके एग्ज़ाम होंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।